नमस्कार। केडी कॉलेज ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। बीए सेकंड ईयर पॉलिटिकल साइंस के बारे में हम टॉपिक मौलिक अधिकारों के बारे में चर्चा करेंगे। कल हमने मौलिक अधिकारों के बारे में चर्चा की थी कि मौलिक अधिकारों की उत्पत्ति किस प्रकार हुई, मौलिक अधिकार भारत के संविधान में कहाँ से लिए गए और मौलिक अधिकारों को अमेरिका ने कब अपनाया। इसके अलावा हमने मौलिक अधिकारों की संविधान में स्थिति, भाग 3 में अनुच्छेद आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक है, इन सभी के बारे में कल चर्चा की थी। इसके अलावा हमने उन 12 में राज्य की परिभाषा व 13 में प्रकृति के बारे में भी चर्चा की थी। इसके अलावा हम बात करें तो समानता का अधिकार कल कंप्लीट हो चुका था। इसके बाद में हम अब नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं मौलिक अधिकार में स्वतंत्रता का अधिकार। हम बात करेंगे स्वतंत्रता का अधिकार के बारे में। स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल अनुच्छेद 19 से 22 तक स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में चर्चा की गई है। हम बात करेंगे सबसे पहले आर्टिकल 19 की। आर्टिकल 19 के तहत हमें 6 प्रकार की स्वतंत्रता प्राप्त है, जबकि पहले 7 प्रकार की स्वतंत्रता प्राप्त थी। लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत संपत्ति की जो स्वतंत्रता थी उसे समाप्त कर दिया गया है, हटा दिया गया है। ठीक है, तो हम बात करते हैं अनुच्छेद 19(1), 19(2), 19(3), 19(1) में भी क्या होगा, ये स्थिति रहेगी। देखिए, ये आर्टिकल हमारा समाप्त हो गया। 6 नंबर का जो संपत्ति की स्वतंत्रता थी वो समाप्त हो गई, तो हम इसके बारे में चर्चा नहीं करेंगे। बाकी की जो 6 स्वतंत्रता है उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं 19(1), 19(1), चाहे ऐसे बोल सकते हैं 19(1) के, वही बात है। ये हिंदी में है, ये गणित में आ गया। तो अपन बात करते हैं कि 19(1) के बारे में। तो इसमें क्या होता है कि व्यक्ति को भाषण, अभिव्यक्ति, कहानी लेखन, इन सभी की स्वतंत्रता प्राप्त है। देखिए, बिना स्वतंत्रता के व्यक्ति अपना विकास नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता विकास? क्योंकि आप देखिए, किसी भी व्यक्ति को अगर बोलने नहीं दिया जाएगा तो क्या वो अपना विकास कर सकता है? नहीं कर सकता। बिना बोले वो अपनी जो इच्छा है जागृत, उसके बारे में प्रकट नहीं कर सकता।
अपनी जो आकांक्षा है उनके बारे में नहीं बता सकता, वो गवर्नमेंट की आलोचना नहीं कर सकता। इसीलिए स्वतंत्रता बहुत ही आवश्यक है। स्वतंत्रता आवश्यक है, इसीलिए 19 के अंतर्गत इसमें व्यक्ति को यानी भारतीय नागरिक को कौन सी स्वतंत्रता दी गई है? भाषण की। कोई भी व्यक्ति कहीं पर भी भाषण दे सकता है, लेकिन भाषण गलत नहीं होनी चाहिए, वो सरकार के खिलाफ नहीं होनी चाहिए। सरकार के खिलाफ का मतलब ये नहीं कि सरकार की आलोचना करना, सरकार की आलोचना तो की जा सकती है, लेकिन वो राष्ट्र का एकता को रखते हुए होना चाहिए, ना कि उसको विभाजन के बारे में होना चाहिए, राष्ट्र विरोध होना चाहिए। भाषण होना चाहिए जो राष्ट्र के प्रति ठीक रहे, वही भाषण होना चाहिए। यानी कि भाषण की स्वतंत्रता, प्रेस की स्वतंत्रता, लेखन की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ये सभी प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई है। किसको? 19(1) के तहत ये भाषण की, प्रेस की, लेखन की, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई है। इसी कारण से हम बोल पाते हैं, चाहे कहीं पे भी हो। हमें सरकार बोलने से, भाषण देने से मना नहीं कर सकती कि आप चुप रहिए, आप सरकार की आलोचना ना करिए। अगर सरकार गलत कार्य करती है, राष्ट्र विरुद्ध कार्य करती है, तो हम सरकार की भी आलोचना कर सकते हैं। ये हमारा एक अधिकार होता है, स्वतंत्रता का अधिकार। इसी अधिकार का विस्तार करते हुए नवीन जिंदल केस के तहत इसमें झंडा फहराने की भी स्वतंत्रता प्रदान की गई है। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रेस, ये सभी प्रकार की स्वतंत्रता इसमें सम्मिलित की गई है। तो ये स्वतंत्रता के अधिकार का पहला रूप। दूसरा देखिए, जब स्वतंत्रता है व्यक्ति के पास, तो स्वतंत्रता होने के बाद में वो सम्मेलन भी कर सकता है, अर्थात इकट्ठे भी हो सकते हैं व्यक्ति। सम्मेलन, व्यक्ति एक जगह इकट्ठे हो सकते हैं, सम्मेलन कर सकते हैं, भाषण दे सकते हैं, ये सब कुछ हर व्यक्ति की स्वतंत्रता होती है और स्वतंत्रता बहुत ही आवश्यक है। जबकि हम बात करें 19(3) के बारे में, तो संघ बनाने की स्वतंत्रता। हम किसी भी संघ का निर्माण कर सकते हैं, लेकिन संघ बनाए या सम्मेलन करें, इनमें हथियार नहीं होने चाहिए। मान लीजिए आपने संघ का निर्माण कर रहे हो, लेकिन यहाँ पर कोई राष्ट्र विरुद्ध कार्य नहीं होना चाहिए, वरना राष्ट्र की एकता और अखंडता, संप्रभुता को बचाए रखने के लिए सरकार आपके खिलाफ एक्शन ले सकती है। इसीलिए ये प्रकार, दोनों प्रकार स्वतंत्रता के हैं। हम बात करें घूमने की स्वतंत्रता। भाग 4 में घूमने की स्वतंत्रता है। हम भारत में कहीं पर भी घूम सकते हैं, केरल से लेकर, तमिलनाडु से लेकर जम्मू कश्मीर तक, इधर राजस्थान और गुजरात से लेकर के पूर्वी राज्य हैं, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, सभी राज्यों में हम घूम सकते हैं। हमें कोई नहीं रोकेगा, कोई नहीं रोक सकता। क्यों?
क्योंकि भारत देश में हम कहीं पे भी घूमें, ये हमारा एक क्या है, अधिकार है। हमारा यह एक अधिकार है घूमने का, संघ बनाने का, सम्मेलन करने का, भाषण का, प्रेस का, लेखन का, अभिव्यक्ति का। लेकिन देखिए यहाँ पर घूमने की स्वतंत्रता तो है, लेकिन साथ ही पाबंदी भी है। किस प्रकार से है? देश की एकता और अखंडता और संप्रभुता को बनाए रखने के लिए या स्वास्थ्य खराब होने की वजह से भी रोका जा सकता है। मान लीजिए आप पूर्ववर्ती राज्यों में गए, नागालैंड, सिक्किम, इनमें अपना जनजातीय क्षेत्रों में अपने कानून चलते हैं, इसीलिए वहाँ सेफ्टी के लिए पहले ही वहाँ के सरकार आपसे आग्रह कर देती है कि आपको इस प्रकार से रहना है। उनके आदेशों को पालन करते हुए घूमते रहना चाहिए, क्योंकि नक्सलवादी क्षेत्र हैं कहीं पर, तो कहीं पर भारत में जम्मू कश्मीर में आतंकवादी क्षेत्र है, तो वहाँ पर एक स्वास्थ्य और जीवन को लेकर के रोक लगाई जा सकती हैं। सरकार पाबंदी लगा सकती है कि यहाँ पर इस टाइम आतंकवाद है या यहाँ पर नक्सलवाद है, तो आप वहाँ पे ना जाएं, आपके जीवन को खतरा है, इसीलिए ये पाबंद लगा सकती है। वैसे आप कहीं पर भी घूम सकते हैं। घूमने के अलावा 5 नंबर पे आप निवास। भारत में आप कहीं पर भी निवास कर सकते हैं। पहले इसका अपवाद था जम्मू कश्मीर, लेकिन अब आर्टिकल 370 को हटाने के बाद में यह समाप्त हो गया अपवाद। अब हम भारत में कहीं पर भी रह सकते हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेश बना दिए गए हैं। इस वजह से अब दिक्कत नहीं है वहाँ पर भी किसी प्रकार की निवास करने की। कहीं भारत का कोई भी निवासी वहाँ जा कर के आराम से रह सकता है, और इसीलिए यह निवास करने की भी अपनी एक क्या है, मौलिक अधिकार की स्वतंत्रता का अधिकार। बात करें 6 के बारे में, तो यहाँ पर संपत्ति का अधिकार 19 कैच है, तो इसमें नहीं है, समाप्त हो गया। लास्ट हमारा बचा जीविका उपार्जन यानी कि व्यापार। व्यापार करने की स्वतंत्रता। हम भारत में कहीं पर भी अपना जीविका उपार्जन के लिए व्यापार कर सकते हैं, चाहे जम्मू कश्मीर हो, चाहे राजस्थान हो, महाराष्ट्र हो, कहीं पर भी हम व्यापार जीविका उपार्जन के लिए कर सकते हैं। हमें कोई भी राज्य या केंद्र सरकार नहीं रोकती है। आपने देखा होगा, आपने सुना होगा कि राजस्थान यानी कि मराठी, राजस्थानी, भारत में भिन्न भिन्न प्रकार के लोग रहते हैं, भिन्न भिन्न भाषा के। वो सब एक दूसरी जगह पे निवास करके अपने जीविका उपार्जन कर रहे हैं। जैसे यहाँ से बहुत सारे मुंबई चले जाते हैं, दिल्ली चले जाते हैं, तो वहाँ पर अपना जीविका उपार्जन कर रहे हैं, लेकिन वहाँ की सरकार उन्हें नहीं रोक सकती, ना ही केंद्र सरकार रोक सकती है कि आप यहाँ पर व्यापार ना कीजिए। जैसे यहाँ राजस्थान में भी बाहर से आते हैं, तो राजस्थान सरकार भी नहीं रोक सकती कि आप यहाँ पर जीविका उपार्जन ना कीजिए। तो ये हुआ आपकी स्वतंत्रता का अधिकार। देखिए, स्वतंत्रता तो होती ही है, लेकिन अगर किसी व्यक्ति को बहुत अधिक स्वतंत्रता मिल जाती है तो वो उसका गलत फ़ायदा भी उठा सकता है। इसीलिए संविधान निर्माताओं ने इन स्वतंत्रताओं का ध्यान रखते हुए इन पे कुछ प्रतिबंध लगाए, इन पे कुछ पाबंदियां लगाए। वो इस प्रकार है, देखिए।
19(2) के अनुसार 19(2) के अनुसार या ख के अनुसार इस आर्टिकल पर पाबंदी लगाई गई। राष्ट्र की एकता और अखंडता और संप्रभुता को ध्यान में रखते हुए इस पे पाबंदी लगाई गई कि भारत राष्ट्र की एकता के खिलाफ कोई भाषण नहीं दे सकता, संप्रभुता को बनाए रखना के लिए कोई भाषण दे सकता है, लेकिन प्रेस में ऐसा कोई भी राष्ट्र विरोधी लेखन का कार्य नहीं किया जा सकता। इसीलिए स्वतंत्रता पे प्रतिबंध लगाया है। 19(2) के तहत कौन सा प्रतिबंध लगाया है कि कोई राष्ट्र की एकता और अखंडता और संप्रभुता से खिलवाड़ नहीं कर सकता। इसी प्रकार यहाँ पर भी रोक लगाई गई। इसके तहत कहा गया है कि राष्ट्र के विरुद्ध कोई भी सम्मेलन नहीं किया जा सकता, हथियारों सहित कोई भी सम्मेलन नहीं किया जा सकता। अगर कोई करता है तो उसे पाबंद कर दिया जाएगा। इसी प्रकार से हम बात करें तो 19(4) के तहत संघ, अगर राष्ट्र के विरुद्ध कोई गुटबाजी होती है, जैसे नक्सलवादी वगैरह बनाते हैं ना गुट, वैसे अगर कोई गुट बनाता है राष्ट्र के विरुद्ध, मानवता के विरुद्ध, तो उसको भी समाप्त किया जा सकता है, राष्ट्रीय एकता, अखंडता और संप्रभुता को ध्यान में रखते हुए। हम बात करें घूमने और निवास करने की, इन दोनों के आर्टिकल 19(5) के तहत क्या लगती है? पाबंदी। अर्थात स्वास्थ्य का ध्यान में रखते हुए, स्वास्थ्य, राष्ट्रीय एकता, अखंडता को ध्यान में रखते हुए इन्हें पाबंद किया जा सकता है 19(5) के तहत। इसी प्रकार से 19(6) के तहत व्यापार, संपत्ति नहीं रहा तो अवशेष क्या बच गया? व्यापार, जीविका उपार्जन, इसको पाबंद किया जा सकता है किसके? 19(6) के तहत, यानी कि स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए। यह आर्टिकल हुआ हमारा 19 स्वतंत्रता का अधिकार। कौन सा हुआ? स्वतंत्रता का अधिकार। इसके बाद में हम बात करेंगे आर्टिकल 19 के बाद में आर्टिकल 20, अनुच्छेद 20। अनुच्छेद 20 के बारे में कहा जाता है कि न्यायालय में संरक्षण, अर्थात दोष सिद्ध होने तक संरक्षण प्रदान। आर्टिकल अनुच्छेद 20। देखिए, अनुच्छेद 20 के तहत न्यायालय में संरक्षण अर्थात दोष सिद्ध करने का अधिकार, अर्थात जब तक किसी व्यक्ति का दोष सिद्ध नहीं होता उसे गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। अगर उसे गिरफ्तार किया जाता है तो उसे 48 घंटे के अंदर उसको गिरफ्तार होने का कारण बताना पड़ेगा, और कारण बताने के साथ ही साथ उसे न्यायालय में 24 घंटे के अंदर पेश किया जाएगा। इसीलिए कहा जाता है कि न्यायालय में संरक्षण, जब तक उसका दोष सिद्ध नहीं होता, उसने दंडनीय काम किया है या नहीं ये सिद्ध नहीं हो सकता, जब तक उसे दंड नहीं दिया जा सकता। ठीक है, तो ये आर्टिकल हमारा कौन सा हुआ? 20 नंबर का।
इसमें कुछ और हैं 20(1), 20(2), 20(3) आर्टिकल। देखिए 20(1) भूतलक्षी विधि, भूतलक्षी विधि। भूतलक्षी विधि का मतलब होता है कि जो व्यक्ति जब कोई दंडनीय काम करेगा, अपराध करेगा, उसे उसी समय के अनुसार दंड मिलेगा। ऐसा नहीं है कि उसने 10 साल पूर्व कोई अपराध किया हो और उसे वर्तमान दंड के अनुसार, वर्तमान कानून के अनुसार दंड दिया जा रहा हो। ऐसा नहीं होगा, उसे पूर्व विधि, पूर्व नियमों के अनुसार ही दंड दिया जाएगा। ये कहा गया है कौन से में? 20(1) में, भूतलक्षी विधि। हम बात करें आर्टिकल अनुच्छेद 20(2) के बारे में। 20(2) में कहा गया है कि दोहरे दंड से छूट। दोहरे दंड से छूट। किसी भी व्यक्ति को एक अपराध के लिए 2 दंड नहीं दिए जा सकते। मान लीजिए आज किसी ने अपराध किया, आज भी उसे दंड मिल गया और 1 महीने बाद में हो, ऐसा नहीं होगा। इस आर्टिकल के तहत कहा गया है कि दोहरा दंड नहीं मिलेगा। ओनली एक व्यक्ति को एक अपराध के लिए एक ही दंड मिलेगा। ऐसे नहीं कि उसने अपराध पहले और किया था, अब और कुछ कर दिया तो अब दोहरा नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं है। ऐसा है कि अगर उसने पिछली बार कुछ अपराध किया था, उसके दंड एक ही अपराध के 2 बार दंड नहीं मिलेंगे, इसलिए दोहरे दंड में भी क्या मिली? छूट। लेकिन विभागीय कार्रवाई में छूट होती है। मान लीजिए उसे अपराध करने के कारण विभागीय भी मिलती है दंड और आपराधिक भी, तो दोनों दंड दिए जा सकते हैं। तो हम यहाँ पर कहेंगे दोहरे दंड से छूट।